Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Today we'll study about isotopes. Isotopes के बारे में हम स्टडी करेंगे which is related to structure of atom. So isotopes क्या होते हैं, हमारे पास डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं. आइसोटोप कहते हैं हम atoms of an element, एक ही एलिमेंट के atoms जिनका सेम atomic number होता है but different mass number. So isotopes are atoms of element having same atomic number but different mass number. एटॉमिक नंबर हमने पहले भी स्टडी किया था. एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, जबकि मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को. प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो इन जो एलिमेंट के जो एटम्स है, ये जो आइसोटोप होते हैं वो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होंगे डिफरेंट. तो एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है उनकी. देन क्यों सेम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड करती है? हम एटॉमिक नंबर को यूज़ करके देखते हैं और एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी. एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम होगा. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइसोटोप्स की सेम होती हैं. जबकि डिफरेंसेस की तरफ अगर हम आएँ तो हमने यहाँ पे कहा कि डिफरेंट मास नंबर होता है इसका. मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन तो हमें पता चल गया सेम होता है, पीछे बच गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, इसी वजह से मास नंबर डिफरेंट आ रहा है. और इसके अलावा जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं. क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है इसलिए इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आइसोटॉप्स की डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ अगर आएँ तो फर्स्ट है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. इन सब में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बीच में क्या है? सेंटर में ये न्यूक्लियस है और बाहर ये इनका फर्स्ट शेल है. फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. डिफरेंस कहाँ पे आएगा? न्यूक्लियस के अंदर जो है. प्रोटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, इसका भी प्रोटॉन सेम है. ट्राइटियम का प्रोटॉन भी 1 ही होगा. न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा. प्रोटियम में न्यूट्रॉन नंबर 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है. ट्राइटियम, ट्राई मीन्स 3, तो इसमें हमारे पास 2 होता है इसका न्यूट्रॉन नंबर. अब 3 क्यों यूज़ कर रहे हैं? एटॉमिक मास की वजह से. अब ये एटॉमिक मास देखें इनका, नीचे ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इन तीनों का सेम है 1 1, विच मीन्स प्रोटॉन नंबर इनका 1 है. और जो ऊपर शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है? ये मास नंबर शो कर रहा है. यहाँ पे वो कैसे आता है? हमें इन दोनों को ऐड करने से. 1 + 0 1 है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 = 3. तो इनका मास नंबर इस तरह से आता है मेरे पास. ये तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के. इसी तरह से अगर हम देखें आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं. तीनों में अगर आप देखें तो ये 6 देखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जो कि तीनों में सेम है. लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट आ रहा है. और ये क्यों डिफरेंट आता है? क्योंकि इनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है. हमारे पास कार्बन 12 इसको कहते हैं, इसको कार्बन 13 आइसोटॉप कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बन 14. तो ये जो 2 आइसोटॉप हैं ये स्टेबल आइसोटॉप हैं. जबकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव कहते हैं उनको जो कि रेडिएशन श्वाइन एमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं. अबंडेंसी अगर हम देखें तो ये नेचर में 98.9% पाया जाता है, जबकि ये दोनों 1.1% प्रेजेंट होती हैं. तो ये ज़्यादातर ये वाला हमारे पास कार्बन की वाली आइसोटॉप की टाइप प्रेजेंट है. इसमें अगर हम प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन 6 है, इसका भी प्रोटॉन 6, इसका भी प्रोटॉन 6. न्यूट्रॉन इसके 6 होते हैं, इसका 7 है और इसका 8 है. तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये नंबर आता है. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों ऐड किए, ये आ गया 13. यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 14. तो यहाँ पे भी देखिए तीनों आइसोटॉप हैं, तीनों आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम है. मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन तीनों का न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. इसी तरह से आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, 2 क्लोरीन के आइसोटॉप हैं. इनका भी मास नंबर देखें क्या है? इसका एटॉमिक मास है 35, इसका एटॉमिक मास है ये 37. और ये क्या है? इनका एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर कह लें इसे या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कह लें. न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. न्यूट्रॉन नंबर इसका हमारे पास 18 है. 18 कैसे आया? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जब माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आता है. तो मास में से ये एटॉमिक नंबर माइनस किया, 18 आ गया. इसी तरह से इस वाले आइसोटॉप की मास में से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो 20 आ गया, जो कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है. देन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम देख लें तो यूरेनियम के 3 आइसोटॉप हैं. तीनों में से जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है 99% जो है ये वाला यूरेनियम का आइसोटॉप पाया जाता है नेचर में. और
इनके मास नंबर भी देख लें तो ये जो ऊपर लिखे हुए ये इन सब के तीनों के मासेस हैं। देन एटॉमिक नंबर देखें तीनों का सेम है 92, और इसी तरह से एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन नंबर डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर हम एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं। न्यूट्रॉन नंबर तीनों का डिफरेंट है, और ये तीनों कहाँ से हमने ऑब्टेन किए हैं, मैथ्स और में से हमने एटॉमिक नंबर माइनस करते गए हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आया तीनों का, और देखें तीनों का न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट आ रहा है। तो ये बेसिकली आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स अगर हम देखें तो इट इज़ यूज इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, तो रेडिएशंस को यूज़ करके हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, स्पेसिफिकली इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में 3 किस्म के आइसोटॉप यहाँ पे बताए गए एग्जांपल। एक है P32 मीन्स फॉस्फोरस 32, और एक है SR90 स्ट्रोंशियम 90। ये 2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिव मतलब ये रेडिएशन एमिट करते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं फॉर स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एमिट करते हैं रेडिएशन वो लेस पेनिट्रेटिंग होती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि वो किसी भी चीज़, लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब है वो बहुत ज़्यादा थिक चीज़ में से, मोटी सी चीज़ में से पास नहीं कर पाती इजीली, तो इसलिए हम इसको स्किन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह कोई कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग रेडिएशन एमिट करते हैं, और वो रेडिएशन जो होती है इट्स कैन अफेक्ट द विद इन द बॉडी, वो बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट करके इजीली वो अफेक्ट कर सकती है। तो हम कोबाल्ट 60 विद इन द बॉडी ट्रीटमेंट करनी हो कैंसर को तो इसलिए यूज़ करते हैं। बाकी तीनों का काम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर मीन्स ट्रेस करना, रास्ते को ट्रेस करते रहना। फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना, पता लगाना उसका। मेडिसिन का इफेक्ट चेक करने के लिए बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को उस मेडिसिन के साथ अटैच कर देते हैं, फिर मेडिसिन हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जाती है तो वो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसके साथ अटैच है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, वो रेडिएशन हम बॉडी के बाहर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, मेडिसिन को ट्रेस करने के लिए, और इसके अलावा डायग्नोस प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, बॉडी के अंदर कहीं भी ट्यूमर वगैरह उसको उसका पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड होता है हमारे नेक रीजन में, गर्दन वाली साइड पे, तो वहाँ पे गोइटर कहते हैं जब गर्दन बिल्कुल लटक सी जाती है, ये थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज़ है, हार्मोनल डिजीज़ होती है गोइटर। तो उसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा टेक्नीशियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यूज़ करती हैं बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि बोन की ग्रोथ हो रही है या नहीं। देन आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, ये क्या करते हैं हम, ये जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल जो वर्ड्स हैं ये अर्थ से रिलेटेड है, ये हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट द एज ऑफ फोसिल्स। फोसिल कहते हैं हम डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को, या स्टोन्स जो कि बहुत हज़ारों साल पुराने प्लांट्स एनिमल्स या स्टोन्स प्रेजेंट है, उसकी एज अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि कितने साल पुराना है तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बुक में 2 टर्म्स यूज़ किए हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग है और एक कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग किसे कहते हैं? एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। किसी भी बहुत पुरानी ऑब्जेक्ट का की एज का पता लगाना बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उस बॉडी के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है उसकी हाफ लाइफ की मदद से। कैसे करते हैं ये? पहले आप देख लें हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, सपोज मैंने ए उसका नाम दे दिया, ये एक आइसोटोप है और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो फिक्स है, वो है 100 ईयर। हमें पता है इसकी 100 ईयर हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ का मतलब है कि जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो जब 100% से हाफ हुआ है, 50 में कन्वर्ट हुआ, तो उसको 100 साल लगे। फिर इस 50 का मज़ीद जब हाफ हुआ, इसका हाफ कितना होता है 25, तो ये भी 100 साल लगे। फिर इसका हाफ होगा तो मज़ीद 100 साल लगेंगे। तो ये इसकी हाफ़ लाइफ है। हाफ़ लाइफ मतलब वो 100 साल बाद हाफ हाफ होता रहता है। तो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई बहुत पुरानी बॉडी है, उसमें ये एक आइसोटोप प्रेजेंट है, तो हम उस बॉडी के अंदर देखेंगे कि इस आइसोटोप की मिकदार कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर इतनी मिकदार में ये आइसोटोप बचा हुआ, तो इसका मतलब उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? ये 1 2 3 साइकिल लगे, और ये कितने साल हो जाएंगे? 100 प्लस 200 प्लस 300। इसका मतलब वो जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो 300 साल पुरानी बॉडी है।
इसके अलावा अब देखें ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हम कोई भी आइसोटोप देख सकते हैं, उस बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी आइसोटोप है उसकी एज हाफ लाइफ को देख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग का प्रोसेस है इसमें हम स्पेसिफिकली कार्बन 14 आइसोटोप चेक करते हैं कि जो भी बॉडी है उसमें कार्बन 14 आइसोटोप कितना बच गया है। फिर कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है ये भी नॉन है, पता है, तो उसको यूज़ करके हम बॉडी का या जो भी फॉसिल है उसकी हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करना और फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स को हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। कैसे करते हैं? टू फॉलो द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने यूज़ किया है फिर केमिकल रिएक्शन में तो फिर इसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्लांट यूज़ करती है फॉर फोटोसिंथेसिस। अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट ये गैस यूज़ करती है। तो हम क्या करते हैं इसमें ये जो सी है कार्बन, ये क्या करते हैं कार्बन, वैसे तो कार्बन 12 वाला आइसोटोप होता है लेकिन हम इसको क्या करते हैं कार्बन 14 अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सी होता है ये कार्बन 14 आइसोटोप वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, लेबल कर दिया विथ C14। इससे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जहाँ जहाँ जाएगा उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट है। तो कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा। तो जहाँ जहाँ जाएगा हम पाथवे ट्रेस कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। तो हम उससे रेडिएशन के थ्रू हम उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन कहते हैं किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स जोड़ना, फिजन कहते हैं ब्रेक होने को। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं इसमें ब्रेक डाउन होती है न्यूक्लियस की, उन रिएक्शंस को कहते हैं फिजन रिएक्शन। और ये स्पेसिफिक सेटअप होता है उसके अंदर इसको किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, डेंजरस होता है, इसलिए इनको कुछ रिएक्टर्स होते हैं, सेटअप होता है प्रॉपर, उसके अंदर करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एग्जाम्पल यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इसमें देखें फिजन रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये यूरेनियम है और ये न्यूट्रॉन इनकी बम्बार्डमेंट हुई तो यूरेनियम न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो गया और जब ब्रेक हुआ तो इससे हमारे पास दो और एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए। एक को हम कहते हैं बेरियम, एक क्रिप्टॉन, साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इस रिएक्शन में हमने यूज़ क्या करनी होती है, ये एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैकेनिज्म, अब क्या होता है एनर्जी हम यूज़ कैसे करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और इसको हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, पानी को भाप बनाने के लिए। और वो जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो यूज़ करते हैं हम टरबाइंस जो होते हैं चलाने के लिए, जनरेटर्स, और उससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक ये आपका आइसोटॉप का टॉपिक कवर हुआ। आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक फ्रॉम पेज 38 टू 41। सारे टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं विद ऑल द हेडिंग्स इंक्लूडिंग टेस्ट योर सेल्फ 2.4 एंड टेबल है आपका एक 2.2। ये आपने करना है जिसमें आइसोटॉप से रिलेटेड ही है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं 11 to 13 एंड लॉन्ग क्वेश्चन 9 and 10। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।